अच्छा भाई, तो हम आप स्टार्ट करते हैं। देखें, आपके पास सिंपल, अब आपने अपने लिए ज़्यादा टेंशन नहीं बनानी। सिंपल पेजेस का फोल्डर है। पेजेस के अंदर आपने एक फोल्डर बनाया जिसका नाम रखा यूज़र। आपके पास सबसे पहले यहाँ पर फोल्डर आ गया पेजेस का, और पेजेस के अंदर आपने सिंपल शो करवा दिया यूज़र का फोल्डर। अब हमें पता है कि इस यूज़र के फोल्डर के अंदर आप एक मेन फाइल बनाओगे जिसका नाम क्या होगा, index.js। यूज़र के अंदर एक फाइल होगी index.js। फंक्शन बना लिया यूज़र्स का, रिटर्न किया इसने। अच्छा, इसमें आप जितनी भी लाइब्रेरीज पीछे एच उसके अंदर रेक्ट के अंदर यूज़ करके आ चुके हो वो सब हो सकती हैं। रेक्ट बूटस्ट्रैप, मटेरियल यूआई, रेक्ट आइकन, जैसे वहाँ यूज़ कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। सिर्फ क्या है कि भाई आपको फाइलों का ख्याल रखना है। बाकी जो इसका मेन फ्रंट एंड है वो पूरा रेक्ट ही है, ओनली बैकएंड के अंदर चेंजिंग हुई है। जैसे आप वहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट लाते थे कि भाई मुझे स्टाइलिंग करनी है, तो क्या लाते, स्टाइल दो कर्ली ब्रैकेट, ऐसे ही है। बैकग्राउंड कलर, जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी ऐसे ही यूज़ करते थे ना भाई, ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे ही है। कोई चेंज नहीं है कि भाई अलग से कुछ होगा। आपने जो रेक्ट का फ्रंट एंड, यूज इफेक्ट, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, रिडक्स टूल किट, जैसे वहाँ यूज़ की है वैसे ही यहाँ यूज़ करनी है। इस पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद ब खुद प्रोवाइड कर रहा होगा। अच्छा, H1 के अंदर आपने सिंपल ये दे दिया। अब हमें पता है ये फोल्डर कॉल कैसे होगा, सिर्फ स्लैश यूज़र के ज़रिए। ऐसी है ना भाई, क्योंकि आपके पेजेस के फोल्डर के अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि इस बटन पे यहाँ पर कहीं से क्लिक होकर या डायरेक्ट आपने ओपन करना है, जैसे हम इसको रन करें, तो हमारे पास फर्स्ट टाइम आ गया हेलो लिखा हुआ। और अगर हम यहाँ पे जाते हैं स्लैश यूज़र लिखते हैं, स्लैश यूज़र लिखते हैं, तो हमारे पास यूज़र का पेज आया। ये बोल रहा है भाई एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। ये सब जो वहाँ पे आप करते थे ये बहुत लाजमी था। ऐसी है ना भाई, रेक्ट में भी ज़रूरी था। रेक्ट में वो एरर अलग तरीके से आपके कंसोल पे देता था, यहाँ पे आपको एरर आपके टर्मिनल पे भी मिलेगा और यहाँ पर ही मिलेगा, दोनों साइड ही एरर दिखा रहा होगा। तो आपने ये सेव किया तो आपके पास रेड कलर में यूज़र लिखा हुआ आ गया। आ रही है समझ कि मतलब जो फ्रंट एंड रेक्ट में बनाते थे वही फ्रंट एंड आप नेक्स्ट.जेएस में भी बना सकते हो। अब हम बात करते हैं कि भाई यूज़र्स की एक एपीआई हो जो सब यूज़र्स की लिस्ट लेकर आए। एक ऐसी एपीआई बनाओ जिसमें जितने भी यूज़र हैं वो सब के सब उठा के लाओ। लेकिन अभी भी हमने स्टैटिक राउटिंग की बात की है, डायनेमिक राउटिंग की बात नहीं की। डायनेमिक राउटिंग के लिए आप याद रखेंगे, जैसे मुझे इस यूज़र के पेज के अंदर हर बंदे का अलग अलग डेटा चाहिए, तो सबसे पहले यूज़र के अंदर एक फोल्डर बनेगा, उसका नाम आपने क्या रख दिया, आईडी। अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपका दिल चाहे वो। अगर प्रोडक्ट है तो आप लिख सकते हो प्रोडक्ट आईडी, अगर यूज़र है तो यूज़र आईडी। नाम आप कुछ भी दे सकते हो इसके अंदर जाकर, यूज़र आईडी। आपने इसके अंदर जाकर ये आपने कहाँ पे डिफाइन किया, ये आपने एक मेन यूज़र का फोल्डर था, यूज़र के फोल्डर के अंदर एक आपने नया फोल्डर बना दिया जिसका नाम क्या रखा, यूज़र आईडी। अब हमें पता है कि इसकी जो फाइल बनेगी उसका नाम क्या होना चाहिए, index.js। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ जाकर
फंक्शन यूजर्स डेटा के नाम से रिटर्न करवा दो इसको। यूजर डेटा। अब हमारे पास यहां पर आकर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर डेटा। सही है भैया, ये सिंपल हमने एक क्लास बना ली और फाइल बना ली यूजर डेटा के नाम से। अब जब आप इसको कॉल करोगे तो /1 आपने /1 लिखा, ये पेज कॉल हुआ। लाजमी ने /1 मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो। /100 लिखा तो भी इसने यूजर। अब अगर यूजर नहीं होगा तो भाई ये एरर देगा, क्योंकि बाहर पीछे इसको क्या चाहिए, पहले यूजर का फोल्डर, उसके अंदर डायनामिक आईडी, और उस डायनामिक आईडी के अंदर कौन सा पेज है, index.js। अब सवाल है कि ये वैल्यू क्यों ले रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर आते हो, आपने ये लिखा, अब आप ये जानना चाहते हो कि आपने कौन सा यूजर का क्लिक किया है, मतलब आपके पास ये यूजर कौन सा है। उसके लिए आपके पास यहाँ पर आकर कॉन्स्ट, जो आपने यहाँ पर आकर फोल्डर का नाम लिखा हुआ है कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू यूज पेराम्स। यूज पेराम्स भाई वहाँ पर हम यूज पेराम्स यूज कर रहे थे, अंडरस्कोर आईडी निकालने के लिए वो आता था नेक्स्ट राउटर से। यहाँ पे आता है नेक्स्ट नेविगेशन से, रेक्ट के अंदर। याद है ना भाई, या नहीं है? हाँ, तो उसके अंदर हम यू निकालते थे, यहाँ पर हम यू करके निकालते हैं। अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ, console.log डेटा लिख दिया। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पर आते हैं और कंसोल पर आपके पास एक पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसमें लिखी हुई क्या आ रही है, यूजर आईडी। ये यूजर आईडी आपने यहाँ तो डिफाइन नहीं की, वो बाय डिफॉल्ट इसको किस में उठा के डाल देगा, आपके फोल्डर के अंदर। आपके फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पर 1 दिया, सिर्फ 1 हिट किया, तो 1 हिट करने पे क्या लेके आया, यूजर आईडी 1। ये दो बार प्रिंट वाला को छोड़ दो, ये मैं पता है कि दो बार क्यों आ रहा है। हाँ, तो अब आप यहाँ पर ये क्या डायनामिक पेज बन गया कि जिस यूजर का, अब मुझे 4 का डेटा दिखाना है तो मैं 4 का डेटा दिखा सकता हूँ। ऐसी है ना भैया। मिसाल के तौर पर आपके पास यूजर्स के पेज के अंदर कॉन्स्ट यूजर्स सेट यूजर इक्वल टू यूज स्टेट, ये तो याद है ना भैया सबको, या नहीं याद है? और इसको इंपोर्ट भी करना है वरना ये कॉल नहीं कर पाएगा, और हमें पता है। अब हम यहाँ पर कुछ डेटा दे देते हैं। हमने बोला भाई यहाँ जाओ और उसका नाम असद रख दो और इसकी आईडी 1 कॉल कर लो। हमने 3 ऑब्जेक्ट बना दिए। सही है भैया, हमने क्या किया, 3 ऑब्जेक्ट बना दिया। अली दे दिया, उमर दे दिया, यहाँ पे 10, यहाँ पे 100, मतलब आईडी आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपका स्टैटिक डेटा पास कर रहे हो। अब हमें पता है कि मुझे इसको लिस्ट को दिखाना है। लिस्ट को रेक्ट में जैसे दिखाते थे बिल्कुल वैसे का वैसा यहाँ पर भी दिखाओगे। यूजर डॉट मैप याद है ना भाई सबको, v,i के वैल्यू और इंडेक्स लेगा। उसके बाद रिटर्न के अंदर आपने बोला भाई h1 खाली ब्रैकेट पास कर दो रेक्ट फ्रेगमेंट के हिसाब से, और यहाँ जाके आपने बोला भाई h1 के अंदर उसका नाम दिखा दो। तो नाम दिखाने के लिए हमें पता है v.name, यहाँ पे आते हैं और सिर्फ यूज़र का पेज हिट करते हैं, तुम्हारे पास जितने भी यूज़र थे वो सब आ गए। ये एरर हमें पता है क्यों आ रहा है कि आपको एक क्या पास करनी होती है, की पास करनी होती है। तो हमने कहा यहाँ पर आओ भाई, की आ रही है इंडेक्स नंबर
इसको उठा के डाल दो। अब हमारे पास जितने भी यूजर्स थे उन सब का डेटा यहाँ शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ अगर मैं असद पे क्लिक करूँ तो ऊपर आईडी असद की सेट हो जाए, अगर मैं अली पे क्लिक करूँ तो अली की आईडी सेट हो जाए और उस पेज पे लेके चला जाए। आ रही है समझ? तो अब हमें ये करने के लिए कोई नई राउटिंग नहीं डिफाइन करनी, राउटिंग तो हम पहले से बना चुके हैं, राउटिंग तो हम पहले से बना चुके हैं ना भाई। अब आपने क्या करना है, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक हो, जिस भी नाम के ऊपर क्लिक हो, तो आप क्या यूज करोगे, लिंक यूज करोगे। ऐसी है ना भाई, ऑन क्लिक वाला कॉन्सेप्ट लेके आओ या डायरेक्ट href इक्वल टू, आपने बोला स्लैश यूजर स्लैश, अब ये आईडी आपके पास होगी डायनामिक v डॉट, हमने क्या नाम दिया ऊपर से, v डॉट id, यहाँ सही है v डॉट id। और ये वैल्यू तब उठा पाएगा जब आप इसको क्या दोगे, टेम्पलेट लिटरल। ऐसे है भाई, हमने क्या पास कर दिया, टेम्पलेट लिटरल पास कर दिया। भाई ये बोल रहा है यूं करके नहीं लेऊंगा, तो मैंने कहा यार यूं ले लो फिर, सही है भैया। अब आपने क्या किया, टेम्पलेट लिटरल यहाँ पास कर दिया और यहाँ पर आकर लिंक क्या हो गया, क्लोज। लिंक यहाँ क्लोज ना हो, इस नाम के बाद हो। ऐसी है ना भैया कि नाम पे क्लिक करें तो उस पे चला जाए। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं, असद पे क्लिक करते हैं तो आईडी नंबर क्या सेट हो गया, 1। यहाँ पे गया अली पे क्लिक करा तो आईडी नंबर क्या सेट हो गया, 10। यहाँ पे क्लिक किया तो ये है डायनेमिक राउटिंग। ये क्या है, डायनेमिक राउटिंग। तो स्टैटिक था कि भाई इसलिए यूजर होगा कि आपका फिक्स पेज होगा। अब आपको पता लग गया, जब भी डायनेमिक राउटिंग होगी तो भैया आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट डिफाइन करनी है। रिपीट कर रहा हूं, देखिए आप सबसे पहले यहां पर आकर, ये यूजर का समझ आ गया सबको, या ये भी नहीं आया उस्ताद सर, ये आपको समझा? देखिए पेजेस के अंदर यूजर का एक फोल्डर बनाया, सही है। यूजर के फोल्डर के अंदर एक इंडेक्स की फाइल बनी। इंडेक्स की फाइल के अंदर सबसे पहले हमने जाकर क्या किया कि ऊपर कोई यूजर का डेटा बना दिया। अब हमने कहा यार इसकी आईडी भी सेट है, नाम भी है और इसकी आईडी भी सेट है, ये सब का सब डेटा उठाकर यूजर को दिखा दो। यूजर को दिखाने के लिए यूजर डॉट मैप लगाया ताकि यूआई के ऊपर डेटा शो हो जाए। ऐसी है ना भैया। और उसके बाद आपने बोला भाई div की इक्वल टू की पास कर दो और h1 पास कर दो। अभी इस लिंक को भले छोड़ दो, लिंक क्योंकि आप लिंक आप डिफाइन नहीं कर रहे, तो आपने यहाँ जाकर अभी के लिए v डॉट नेम कर दिया, तो आपके पास स्पेसिफिक यूआई आ गई। एक पेज बना हुआ है यूजर का पेज नहीं है, यूजर का फोल्डर है, उसके अंदर index.js की फाइल है, वो खुद ब खुद इसको उठा रहा है। ऐसी है ना भैया। तो आपके पास, हमारे पास यूजर का फोल्डर और उसके अंदर कौन सी फाइल, index.js, ये आ गई। अब हमने कहा चलो यार ये तो सही है। ये थी स्टैटिक राउटिंग कि हर बार जब भी यूजर आएगा वो ये पेज हिट होगा, index.html और index.js। अब हमने कहा नहीं यार, मुझे ना हर बंदे का डेटा अलग अलग पेज पे दिखाना है, तो मैंने कहा भाई यूजर के अंदर एक नया फोल्डर बना लो। जब भी डायनेमिक राउटिंग होगी आप क्या लगा दोगे, स्क्वायर की ब्रैकेट फोल्डर के नाम के अंदर। किसके अंदर? अब कोई सवाल करे सर फाइल में कर सकते हैं, नेक्स्ट.js जो बोल रहा है आपको वो करना है, ठीक है भाई, क्योंकि वैसे ही हमारी क्लासेस बहुत कम है। हम ये इस पंचायत में जाएंगे ना, ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, इसको जो रूल है कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। इसके अंदर आपने बोला न्यू आईडी के नाम से, ये आपकी की बन रही है, ये आपके उस जब डायनेमिक आईडी होती है उसकी की बन रही है। तो आपने बोला भाई न्यू आईडी के नाम से एक फोल्डर बना दो, इसके अंदर एक क्या बना दो, फोल्डर के साथ फाइल। बोलो फाइल क्यों बना रहे हो? फोल्डर से हमें ये पता लगेगा कि आपने कौन सा पेज कॉल करना है,
जो दिखाया जाएगा वो तो ये फाइल ही होगी ना भाई, वो तो ये फाइल ही होगी। तो आपने क्या किया, यूजर के फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाया स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, बीच में नाम आप कुछ भी दे सकते हो जो आपका दिल चले। आपने बोला न्यू आईडी, जी जी, हाँ कुछ भी, मतलब स्मॉल लिखे कैपिटल लिखे, कुछ भी जो आपका दिल करे। अगर मैं इसको यहाँ जाकर इसका रीनेम के लिए F2 को प्रेस करना होगा, हाँ, तो M मैंने यूज करता हूँ कि N जो है वो कैपिटल कर देता हूँ और I जो कैपिटल, या इसको हम लोग कैमिल केस में रख लेते हैं क्योंकि रेक्ट हमारे को कैमिल केस बोलता है। तो हमने यूज़र आईडी डाल दिया तो I कैपिटल कर दिया। तो आप इसका नाम दे सकते हो जो भी आप देना चाहो, सब लेटर कैपिटल डालना है, सब कैपिटल डाल दो, ये की बनेगी जो आपके पास बाद में स्टोर होगी। अच्छा, तो आप क्या इसके अंदर जाकर एक फाइल आपने बना दी, कौन सी, index.js। यहाँ पर आए, सबसे पहले आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन में आपने बोला यूज़र, ये घुमा रहा होगा, इसको वापसी बंद कर देता हूँ, नहीं ऊपर नीचे बेचारा वैसे टेंशन है। रिटर्न के अंदर आपने रिटर्न बनाया, रिटर्न के अंदर h1 बना दिया और h1 का आपका आ गया। अब मैंने बोला यार यहाँ पर जाकर मुझे जो यूज़र की आईडी है वो दिखा दो। यहाँ पर मुझे क्या दिखाना, यूज़र की आईडी दिखानी है जिस पे मैंने क्लिक किया था। तो अब अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो अब फोल्डर हमें डिफाइन हो गया जिसमें क्या है आपका फोल्डर का नाम। आपने बोला भाई यहाँ पर जाकर एक क्या बना लो, लिंक बना लो href, इसके अंदर /user/uid। तो आपने यहाँ आकर v._id दे दी। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने सिंपल कोड के अंदर, अच्छा अगर किसी को ये समझ नहीं ना आ रहा ये मैप कैसे बना, यूज स्टेट कैसी, तो ये आपके ऊपर जुल्म है, आप क्लास छोड़ दो। अगर ये समझ नहीं ना आया यूज स्टेट डॉट मैप, ये बहुत आगे की चीज़ें हैं भाई, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे आगे जब हम आगे पहुंच चुके होंगे डॉट मैप। अच्छा, तो हमारे पास उसके बाद हमारे पास डिव आया। अब मैंने यहाँ h1 के अंदर लिंक दे दी और लिंक के अंदर जैसे एक टैग के अंदर हाइपर रेफरेंस था, यहाँ पर भी h रेफरेंस के साथ कॉल करते हैं। यहाँ पर आए, पेज पे रिफ्रेश किया, बाय डिफॉल्ट यूज़र के पेज पे तो ये यूज़र ही दिखाएगा। अब मैं जैसे ही फर्स्ट पे क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पर बोल रहा है भाई पेज नॉट फाउंड। क्यों भाई, पेज क्यों नहीं डिफाइन हुआ, /index.js सही है, अच्छा यू भी कैपिटल ही है। एक मिनट रीस्टार्ट करते हैं। यूज़र के अंदर 1 तो सही तो है। यूज़र के अंदर जाओ और इसके अंदर index.js, इसको स्मॉल करके देखें क्या पता ये स्मॉल पे चलता हो सर्वर से। पेज हिट तो कर रहा है ये /user/new id, पर ये कॉल क्यों नहीं कर पा रहा। अच्छा क्रैश कर गया सर्वर बेचारा। अबे यार एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं लगाया, इसको वापसी कैपिटल करते हैं।
यहाँ पे जाकर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ये अपनी आदत बना लें, या तो ऊपर फंक्शन के साथ ही एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लगा दें, नहीं तो क्या है ये एरर जो है ना, अब देखें आपके एरर ऐसा खतरनाक, ये देख लो, समझ ही नहीं आएगा कि क्या सीन है, फिर बोलोगे वो जावास्क्रिप्ट ही गलत पड़ी थी। अच्छा, यहाँ जाकर यूज़र डेटा के नाम से यूज़र, अबे ये 2 बार क्यों भाई, यूज़र डेटा सही है। अब हम यहाँ पे आते हैं, कंपाइल कर रहा है ये, सही है भैया। तो हमारे पास यूज़र का पेज आ गया। वो मसला क्या था कि हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं लगाया हुआ था। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट जैसे आप लगाओगे तो आपके पास वो इसको इजीली हैंडल कर लेगा और उठा लेगा। अब हमने बोला भाई जो ऊपर आईडी दे रहे हो, ये 1 जो भी आईडी आ रही है, इसको हमें गेट करना है। तो इसको गेट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, लेट यूज पैराम डेटा लेट आईडी इक्वल टू यूज पैराम्स, ये इंपोर्ट हो गए। अब अगर हम कंसोल करेंगे कंसोल डॉट लॉग आईडी को, तो हमें ये बताएगा कि भाई आपकी जो आईडी थी वो क्या थी, आईडी नंबर 10, और जो की आपने बनाई थी वो की इसने दे दी। न्यू आईडी के नाम से जो आपने फोल्डर बनाया था उस नाम से इसने की बनाई और वो आपको दे दी। अब आप यहाँ पर आए, उमर पे क्लिक किया, उमर की आईडी थी 100, यहाँ पर आए तो यहाँ पर क्या आ गया, न्यू आईडी 100। तो भाई अगर हमें यहाँ पे दिखानी है तो सिंपल, सबसे पहले इसको कर लेंगे डी स्ट्रक्चर। डी स्ट्रक्चर करते वक्त नाम क्या होगा डी स्ट्रक्चर का, न्यू आईडी। अच्छा, अब हमसे कोई पूछे न्यू डी स्ट्रक्चरिंग क्या है, और हम बोले वो तो सर ने पढ़ाया नहीं। भाई हमने पढ़ा है, किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई भी कीज को निकालने के लिए, डायरेक्ट कीज को निकालने के लिए हम डी स्ट्रक्चरिंग यूज करते हैं। ये 6 में पढ़ा था ना भाई, यह भी नहीं पढ़ा था, 1-2 ने बोला ये सर मतलब खुद ही पढ़ा है, सर ने नहीं पढ़ा है, ऐसे ही है। डी स्ट्रक्चरिंग सिंपल, आप जब आपने एक पढ़ा था डी स्ट्रक्चरिंग, और एक था स्प्लिट कि जब आप ये लगाते हो ये वाला, तो इसके साथ ही हमने डी स्ट्रक्चरिंग पढ़ा था। किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई भी कीज को डायरेक्ट निकालने के लिए आप ये यूज़ करते हो। तो अब जब हम यहाँ पे आएंगे कंसोल पर, तो हमें डायरेक्ट वो आईडी मिला करेगी, वो आईडी हमारे कंसोल आ चुकी होगी। अच्छा, यहाँ पे एरर दे रहा है, ये बोल रहा है भाई जूस पेराम्स न्यू आईडी। एक तो ये बेचारा बार बार जो क्रैश, अच्छा गेट तो कर लिया इसने, फिर क्या इशू है। जब ये लगाते ये फट जाता है, वैसे सही चल रहा होता है। ये चलाया, सही चला। अब जैसे ही मैंने इसको न्यू आईडी की, अभी तक ये सही चलेगा, 100 लेके आ गया। जैसे ही रिफ्रेश कर रहे होंगे क्रैश हो रहा होगा। इसलिए आपको डायरेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग यहाँ पे यूज़ नहीं करनी। हाँ, ये कर सकते हैं, आईडी डॉट न्यू आईडी के डी स्ट्रक्चरिंग के बगैर आप
इस तरह करके लिख सकते हो। अब हमारे पास एक मिनट, हमारे पास या तो ये इसको आईडी मिल ही नहीं रही। यूज इससे पहले हम लोग डेटा कैसे निकालेंगे? वो तो तब ना जब हम यहाँ पे देंगे सर्चिंग के साथ। अगर हम यहाँ जाते हैं, अच्छा इसमें यूज़ पेराम फ्रंट एंड पे यूज़ पेराम यूज़ करते हैं, वहाँ पे बैक एंड पे वो यूज़ करते हैं। यूज़ पेराम्स के अंदर की कौन सी? न्यू आइटम की, मतलब आपको जब डेटा सेंड करना है, इसके यहाँ पे जाकर, यहाँ पर नहीं यार, यहाँ पे तो नहीं देते। चैनल्स को चेक करता हूँ मैं। ओके चेक करते हैं भैया इसको भी। मतलब आप यहाँ बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे जाकर डायरेक्ट न्यू आईडी दे दूँ, यूँ करके? नहीं यार वो क्रैश ही हो रहा है। एक मिनट, इसको अगर मैं सही है। अच्छा भाई, तो हमारे पास यहाँ पे ये पास करना है बस आपको कि भाई मुझे मिल भी सकता है और मुझे नहीं भी मिल सकता, क्वेश्चन मार्क। सही है भाई, कि आपके पास सिर्फ मिस्टेक क्या थी, शुक्र है ये वाला काम किया हुआ था और इसने यहाँ पर यहाँ पे था कि आपको क्वेश्चन मार्क के जरिए पता लग जाता है कि भाई वो आईडी आएगी या नहीं आएगी। आ भी सकती है
और नहीं भी आ सकती, बाकी आपका कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले आपने यूज पैराम्स को एक वेरिएबल में स्टोर किया पैराम्स के अंदर, और उसके बाद नीचे आकर आपने पैराम्स के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि भाई अगर पैराम मिलते हैं तो ढूंढो न्यू आईडी को, अगर पैराम नहीं मिलते तो छोड़ दो उसको। आ रही है समझ कि पैराम्स अगर आपको मिले तो आप न्यू आईडी में ये उठा के लाओ, और फिर ये आईडी उठाकर आपने यहाँ पे शो करवा दी। तो अब आपका जो भी यूज़र आ रहा होगा उसकी आईडी आपके सामने नज़र आ रही होगी। यूज़र आईडी 10, अगर आप फर्स्ट पे क्लिक करते हो, फर्स्ट वाले पे क्लिक किया तो आ गया यूज़र आईडी 1, इस पे क्लिक किया यूज़र आईडी 10, और नीचे वाले पे क्लिक किया तो यूज़र आईडी 100। ये थी डायनेमिक राउटिंग कि आप ऊपर इसके ऐप के अंदर आपको रेक्ट की तरह यूं करके डिफाइन नहीं करना कि डॉट कॉलन। रेक्ट में तो हम यूं करके डिफाइन करते थे ना भाई कि आपको डॉट आईडी, इसमें क्या है आपको फोल्डर का नाम जब बनाना है तो स्क्वायर ब्रैकेट और उस फोल्डर का नाम, और जब उसको कॉल किया जाएगा वो आप डेटा निकालोगे यूज पैराम से, यूज पैराम्स यहाँ से उठा के चेक, ये वाला यूज पैराम जो कि आपके पास नेक्स्ट नेविगेशन से आएगा। ये जो यूज राउटर है ना, जब हम एपीआई को बनाएंगे ना अभी उसमें यूज करते हैं। फ्रंट एंड पे यूज पैराम यूज किया जाएगा, बैक एंड के लिए यूज राउटर यूज करते हैं इसके अंदर। तो आपके पास नेक्स्ट नेविगेशन से ये आएगा यूज पैराम्स और ये उसको उठा लेगा। तो इसका काम है कि भाई आपकी क्यूरी के अंदर जितने भी पैरामीटर हैं उन सबको उठा लो। जैसे रेक्ट के अंदर रेक राउटर में यूज पैराम यूज हो रहा था, ऐसे ना भाई जब आप यूं करके डिफाइन करते हो अपनी रेक राउटर के अंदर तो आप यूज पैराम्स को रेक राउटर से मंगाते हो। यहाँ पे रेक राउटर नहीं है, यहाँ पे क्या है नेक्स्ट की अपनी नेविगेशन, वहाँ से मंगाया और उसके बाद आपने अपने वेरिएबल का नाम लिख दिया। सही है भाई। तो मैं अब रेक्ट नेक्स्ट जेएस पे फ्रंट एंड तो इजीली बना सकते हैं, ऐसे जो आप रेक्ट में बनाते थे। अगर किसी के ज़हन में के साथ तो टॉपिक करा रहे हैं कि फ्रंट एंड तो बना के नहीं दिखाया, आप रेक्ट के अंदर जो भी काम किया था वो आज जाके टेस्ट करना, इसके अंदर नहीं हुआ तो कल की क्लास में रिपीट करूंगा। अब स्टार्ट करता हूं बैकएंड, मतलब नोड जेएस की बैकएंड की बात नहीं कर रहा, बैकएंड नेक्स्ट पे हम किस तरह बनाएंगे, क्योंकि मेन हमारा आने का वजह क्या है यहाँ पर कि हमें बैकएंड भी इसी में बनानी है, फ्रंट एंड भी इसी में बनानी है। नेक्स्ट जेएस के अंदर हमें कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत ना पड़े। आ रही है समझ। तो फ्रंट एंड के हवाले से सवाल है कोई भी, स्टैटिक राउटिंग यूज़ की, डायनेमिक राउटिंग यूज़ की, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट सब आप यूज़ कर सकते हो। अभी हम जब एपीआई बनाएंगे तो वो फिर से कॉल कराएंगे अपने इसी फ्रंट एंड के अंदर, तो फिर से फ्रंट एंड पे काम हो जाएगा। लेकिन आज जाकर जितना रेक्ट, आइकन, बूटस्ट्रैप, मटेरियल यूआई, एलिमेंट सीएसएस जितनी भी यूज़ की हैं उस सबको ट्राई करना है नेक्स्ट के अंदर। सही है भैया। अच्छा अब हम बात करते हैं एपीआई बनाने की बैकएंड की। इसके अंदर आपको जैसे उसके अंदर सोर्स का फोल्डर मिलता था, सोर्स के अंदर एक फोल्डर आपको मिलेगा एपीआई का बाय डिफ़ॉल्ट। उस पर जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कोड कंपाइल कहाँ हो रहा है। कोड आपका, अगर आप कोड को देखते हो तो एक नेक्स्ट का फोल्डर होता है, एक कौन सा फोल्डर होता है, डॉट नेक्स्ट। किसी के जहन में आया कि हाँ इसको डिलीट कर दूं, इसको डिलीट नहीं करना, इसके अंदर आपका कैशे स्टोर हो रहा है, आपके पास हर चीज़ को रीबिल्ड कर रहा है। अगर आप यहाँ पे चाहते हो ना स्टैटिक जंक पेजेस, जितने पेजेस जिस तरह बने हैं ये आपके पास, ये हमने नहीं बनाए, ये खुद जब रन करता है तब बनाता है। आ रही है समझ। तो ये स्टैटिक जो बिल्ड बन रही है, क्योंकि ये जो कोड कंपाइल करता है ना, ये जो आपका आता है गेट 200 कंपाइल यूज़र, ये सब का सब कहाँ स्टोर करता है। अगर इंटरव्यूअर हमसे पूछ ले, डॉट नेक्स्ट का फोल्डर होता है, फ्रंट एंड का जितना भी कोड होगा वो सब का सब डॉट नेक्स्ट के फोल्डर के अंदर आएगा। कहाँ गया ये दूसरा वाला हमारे पास है, ये रहा डॉट नेक्स्ट के फोल्डर के अंदर स्टैटिक चंक और उसके अंदर पेजेस।
सही है भाई। और अब जो सर्वर का कोड होगा वो आपके पास सर्वर के अंदर डिफाइन होगा कि सर्वर के अंदर आपके पास क्या क्या एपीआई बनाई जा रही हैं और क्या क्या यूज़ हो रहा है। सही है। इसकी बिल्ड अगर कोई बनाना चाहे तो जैसे बिल्ड वहाँ बनाते थे भैया यहाँ पर भी ऐसे ही बनाएंगे, npm run build। वहाँ पर बिल्ड का फोल्डर आता था, यहाँ पर डिस्ट का फोल्डर आएगा, dist डिस्ट। रेक्ट के अंदर बिल्ड का फोल्डर आता था, यहाँ पे डिस्ट का फोल्डर आएगा। आप बोलो भाई क्यों बिल्ड का बनाओ? भाई ये नेक्स्ट जेएस की मर्जी है, ये मेरी मर्जी नहीं है, ये आपकी मर्जी नहीं है, तो आप बिल्ड भी बना सकते हो। अब हम बात करते हैं बैकएंड की। तो यहाँ पर आकर पेजेस को बंद करते हैं और आपके पास सोर्स के अंदर पेजेस के साथ बाय डिफ़ॉल्ट इसने एक थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट एक एपीआई का फोल्डर दिया हुआ है। किसका फोल्डर दिया हुआ है? एपीआई। और उसके अंदर hello.js, क्योंकि हर चीज़ आपको हेलो कर रही है। तो हेलो में जाकर इस तरह करके आपके पास आपका बैकएंड का कोड लिखा जाता है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट का मकसद कि भाई जो फ्रंट एंड से आएगी वो आपके पास क्या है? रिक्वेस्ट, कि भाई इसका डेटा लेके आओ, इसको डिलीट करो, इसको अपडेट करो। रिस्पॉन्स जो ये देगा, जो ये वापसी देगा। इसके लिए आप एपीआईज बनाने के लिए आपके पास मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे आते हैं। आपने एपीआई के फोल्डर के अंदर सबसे पहले एक फाइल बना ली जिसका नाम रख लिया user.js। सही है भैया, user.js। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, आपने यहाँ पर जाकर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और उसके बाद आपने यूज़र्स लिख दिया। इसके अंदर वहाँ पर डिफाइन करते वक्त और यहाँ पे डिफाइन करते वक्त फ़र्क है। कोई नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, नाम हैंडलर ही होगा। वहाँ फ्रंट एंड पे आप अपनी मर्जी से यूज़र है, यूज़र डेटा है, ऐप डेटा है, क्योंकि एपीआई का एक तरीक़ेकार है जो आपको फॉलो करना ही करना है। आपने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन हैंडलर, जब भी हैंडल आती है, देखें अगर हम बैकएंड की बात करते हैं, बैकएंड पे होता क्या है? सबसे पहले क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करेगा, भाई मुझे इसका डेटा दो, सर्वर अपने पास चेक करेगा। तो ये क्लाइंट ने इसको क्या की? रिक्वेस्ट की, क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट की। अब यह है कि ये क्लाइंट कौन सा? वो जो हमारे पास फाइवर पे आएगा? नहीं, जो सामने पेज है ना, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये वाला, ये आपका क्लाइंट है। ये आपका क्या है? क्लाइंट। सर्वर क्या है? जो पीछे काम हो रहा होता है, जैसे क्लास का टाइम पीछे से ही चेंज हो जाता है, हमें नहीं पता होता। इसी तरह ये भी है कि पीछे से भी कुछ भी हो सकता है। तो क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, फिर क्या होगा? सर्वर वापसी क्लाइंट को रिस्पॉन्स करेगा। सिंपल क्या करेगा? रिस्पॉन्स। अब किसी के ज़हन में सवाल हो, सर ये जो RES है और REQ है, इसको हम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हो, लेकिन इसको चेंज करने वाला कल कोई आपका कोड देखता है तो वह बोलेगा भाई या तो ये बेचारा बिल्कुल नया था या इसके पास टाइम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि APIs के अंदर दो चीज़ें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है। अब कोई बोले रिस्पॉन्स को पहले लेके आऊँ, रिक्वेस्ट को बाद में लेके आऊँ। नहीं भाई, पहले रिक्वेस्ट आएगी, बाद में रिस्पॉन्स आएगा। हाँ, अब कोई बोले सर अब बताएं, RES पहले लगा दिया और RE बाद में लगा दिया, अब बताओ REQ रिक्वेस्ट। अब क्या होगा? अब भी इस वर्ड में रिक्वेस्ट ही आएगी, क्योंकि पीछे से पहले वर्ड के अंदर जो पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है उसके अंदर रिक्वेस्ट गिरेगी, दूसरा वर्ड वापसी रिस्पॉन्स देगा। आ रही है समझ? तो ये बताने के क्या मकसद कि भाई हमारा सवाल ना हो, क्योंकि मुझे क्लास अभी कंप्लीट करनी है, इसलिए कि आगे पीछे हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। पहले वर्ड के अंदर रिक्वेस्ट,
सेकंड वर्ड के अंदर रिस्पॉन्स। तो भाई अच्छी बात है, आपसे रिक्वेस्ट है REQ और RES रखो। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि भाई यहाँ जाके रिस्पॉन्स भेजना है। आपने यहाँ पे एक चीज चेक की होगी, रिस्पॉन्स। आज से पहले हमें ये स्टेटस नहीं पता थे। स्टेटस क्या होते हैं? 200 काम सही हो गया है, कोई नया यूजर क्रिएट हुआ है तो 201, कोई मसला आया है 404, अगर पेज नहीं मिला तो 404। ये सब बैकएंड वाला करता है और उसका सर खाली होता है, इसीलिए कि वो लॉजिक्स बना कर। हम तो सिर्फ यूआई बनाते हैं ना, बैकएंड वाला सब कुछ कर रहा होता है। तो अब हमें क्योंकि हम बैकएंड भी कर रहे हैं तो हमें सब पता होना चाहिए। 200 का मकसद कि रिस्पॉन्स बिल्कुल सही करके आएगा। मिसाल के तौर पर यहां पर आके मैंने रिस्पॉन्स दे दिया, ये जो यहां वर्ड है ना दूसरे नंबर पे, उसको उठा के रखना है भाई। RES.status 200.json, जेसन में आप अपना डेटा पास कर सकते हो। हाँ भाई मजा आ रहा है, ये हम वापसी दे रहे हैं इसको रिस्पॉन्स। अब क्या है कि ये कॉल कैसे होगा? 2 मिनट यार, 2 मिनट, सिर्फ एक API बना रहा हूं। अच्छा, तो हमारे पास सिंपल रिक्वेस्ट हमारे पास आ गया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन हैंडलर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। इसमें आपने ये पास कर दिया। ये क्या है? ये हम कल की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। डॉट स्टेटस बता दिया सर, ये टॉपिक करा दी, डॉट जेसन भी लिख दिया, ये तो बताया नहीं। कल की क्लास में इसको डिटेल में देखते हैं। अभी सिर्फ इस API को कॉल करते हैं। API को कॉल करने के लिए हम सबसे पहला पेज सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका नाम है index.js। हमारे पास है एक फाइल index.js, ये वाली सबसे पहली फाइल हमें यूजर वाली। हम यहाँ पे जाके हमें पता है API जब भी कॉल होगी क्या यूज होगा? यूज इफेक्ट। ये तो याद है ना सबको? एक बार चलना चाहिए तो क्या पास कर दिया? खाली ब्रैकेट, सिर्फ एक बार चले। ये सब हमने किया हुआ है भैया। अच्छा, आप कोई बोले सर वो एक्सियोस पैकेज रेक्ट में तो इंस्टॉल करते थे, यहाँ पे ये खुद देगा? नहीं भाई, यहाँ पे ये नहीं देगा। यहाँ पर एक्सियोस को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे रेक्ट बूटस्ट्रैप को करना पड़ेगा। अभी क्या है, हम एक्सियोस को करने के बगैर आज फैच से काम चलाते हैं। कल की क्लास में एक्सियोस को यूज़ करेंगे। फैच के अंदर आप अपना एंड पॉइंट बताते हो। फैच सबसे पहले आपसे एंड पॉइंट मांगता है कि आपका एंड पॉइंट क्या है। अगर मैं यहाँ जाकर पोस्टमैन में जाता हूँ, पोस्टमैन में गया और यहां से मैंने ये एंड पॉइंट उठाया, यहां जाके मैंने हिट किया, स्लैश फोल्डर का नाम है API स्लैश यूजर, ये फट ना जाए, गेट गए। तो हमारे पास आ गया। हाँ भाई मजा आ रहा है। ये इसने रिस्पॉन्स दिया, ये हमारी API बन गई। स्लैश API स्लैश यूजर, जो API हम किसी और की यूज करते थे, अब हम अपनी API बनाकर इसको यूज कर रहे होंगे। तो अब आपने जो मैसेज दिया था, स्टेटस क्या आ रहा है? 200, क्योंकि आपने वहां पे 200 लिखा था। मिसाल के तौर पर आपने बोला नहीं यार, ये ना कोई इशू हो रहा है, मसला कर रहा है यूजर, तो इसका कुछ चेंज करो स्टेटस। तो उसके लिए आप कंडीशन लगाते हो कि कौन सा यूज़र आ रहा है, क्या ये वैलिड यूज़र है या नहीं। अब सवाल है कि सर ये आपको कैसे पता चले कि API स्लैश यूज़र ही लिखना है? API बाय डिफ़ॉल्ट API का तो फोल्डर है, API का तो फोल्डर है। अब इसने ढूंढा है यूज़र का फोल्डर, इसको यूज़र का फोल्डर नहीं मिला तो उसने कौन सी फाइल उठा ली? user.js। अगर यूजर का फोल्डर होता तो ये यूजर की फोल्डर के अंदर index.js को उठाता। अभी यूजर का फोल्डर नहीं था तो उसने ये उठाया। अब स्टेटस मैंने दे दिया 400। यहाँ पे आते हैं, इसको हिट करते हैं, हिट करते ही इसने दे दिया 400। बैड रिक्वेस्ट, कि आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, क्योंकि आपने फ्रंट एंड से ही स्टेटस भेजा हुआ है। अक्सर आप देखते हो ना कि आपके पास अगर जो हमने स्पोर्ट वाली API थी उसको यूज़ कर रहे थे तो हमारे इसी टाइप का रिस्पॉन्स आता था। अब इसका कोड मुझे यूज़ करना है, यहाँ पे जाओ
इसमें से क्या यूज़ कर लो, फैच। फैच का पूरा कोड उठा लो। अच्छा, इसमें से हमें बॉडी वॉडी कुछ भी यूज़ नहीं करनी, ये फालतू की बॉडी लगी पड़ी है, इसको उठा दे। हेडर वेडर में कुछ भी पास नहीं करना, सेट है। उसको हिट करो, यहाँ पर आओ। तो अब हमें बस ये उठाकर इसको दे देना है। ये हमने दिया पूरा कॉपी किया, यहाँ पर आए, क्योंकि आपको कोड खुद तो कुछ करना ही नहीं है। खुद तो अगर आप कुछ करेंगे तो फिर गुनाह का काम होगा ना भाई। कॉन्स्ट फैच यूजर इक्वल टू, तो आपने ये कर दिया। अब आपका ये एंड पॉइंट बन गया, स्लैश एपीआई स्लैश यूजर, और यहाँ पे जाकर आपने हिट किया तो आपके पास, अच्छा स्लैश यूजर वाला पेज हमने, अच्छा इसको कॉल नहीं कराया। यहाँ पर आए, सबसे पहले फैच यूजर कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। यहाँ जगह पेस्ट किया, बोल रहा है भाई फैच ऑन रिक्वेस्ट, इसमें मेथड पास किया हुआ है, मेथड ही पास किया हुआ है। तो आ गया मैसेज, मज़ा आ रहा है भाई। और 400 क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे स्टेटस क्या पास किया था, 200। अब इसको 400, इसको करते हैं 200, तो अब ये कोई एरर नहीं दिखाएगा और ये सक्सेसफुली आ जाएगा। मज़ा आ रहा है भाई, सही है भैया। तो यहाँ तक, अब कल तक एपीआई आपने यहाँ फर्स्ट एपीआई बना के आनी है। कोड और वीडियो मैं शेयर कर दूंगा।